अगर जब बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है तो मैं छोटी मछलियों में एक जहर का काम करने के मूड में हूँ। मैडम भावना पांडे जी, एक हमारे जो युवा विधायक है कानपुर के उमेश शर्मा जी, बहुत मेहनत से तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें संजीव वर्मा जैसा प्रत्याशी लोकसभा में उतारना है, या फिर आप भी चाहेंगे कि प्रत्याशी के रूप में उभर कर आए? शरीर तो कुछ नहीं है, यदि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर जो कभी ईश्वर ने मुझे किसी लायक बनाया तो नंबर 1 पर मैं भ्रष्टाचारी खत्म करूंगा ही नहीं। मेरा नाम सुन के भी शायद कुछ लोग बंद कर देंगे, लेकिन मैं वहाँ की जो पब्लिक थी उसे यही कह के आया कि वो मृत्यु हो चुकी, अब इस लड़के को 2.5 साल का मौका देना चाहिए। आश्वासन देके किसी का व्रत तुड़वाना और उस आश्वासन को पूरा करने में बहुत डिफरेंस है। उन्हें गरीबों की, लाचारों की कोई परवाह नहीं है। मैं 1 साल से जिन लोगों को जेल में अंदर रखे हुए था और प्रशासन की कमी से, आईओ की कमी से, जो जांच कर रहे थे उनकी लापरवाही से वे बरी हो गए। मैं तो इनके बीच में कुछ भी नहीं, बस हाँ ये बात जरूर है कि मैं इनके बीच में इतना हूँ कि मैं अपने से और अपने व्यक्तियों के लिए एक ईमानदार हूँ, और वो ईमानदारी प्रैक्टिकल रूप से, क्योंकि मैं लोकल में इनके बीच में रहता हूँ, इन सब लोगों को पता है। नमस्कार, स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि लगातार आप देखते हैं कि शासन के खिलाफ भी बातचीत चल जाती है। तो आज हमारे साथ में एडवोकेट संजीव वर्मा जी हैं। उनसे खास जानने वाले हैं कि काफ़ी दूर दूर से उनके पास में कुछ फरियादी ऐसे आ जाते हैं कि बहुत ही इमोशनली टच हो जाते हैं। कभी कभी बात करें, कुछ ऐसे मुकदमे हैं या फिर शासन प्रशासन के सताए हुए कुछ लोग ऐसे हैं, वो भी आके सबसे बाद में जब हताश हो जाते हैं वो एक ही जगह पहुंच जाते हैं हमारे एडवोकेट संजीव वर्मा जी के साथ में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका राय न्यूज़ में। धन्यवाद आपका। एक हमने देखा कि बहुत सारे फरियादी लोग हैं वो आप ही के पास आ जाते हैं कि जब वो किसी के सताए हुए भी शासन प्रशासन से कभी कभी हताश हो जाते हैं, वो उनकी मदद करने के लिए सबसे पहले जो नाम आ जाता है वो संजीव वर्मा का क्यों रहता है? मैं नहीं जानता, वो लोगों का प्यार है कि मेरे पास आ जाते हैं, और एक आशा भी है, क्योंकि हम लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो पैसे के लिए अपने क्लाइंट को भी साथ में थोड़ा घना उल्टा सीधा कर देते हैं। प्रशासन तो 90% करता ही है, 10% आदमी ऐसे हैं जो ईमानदारी से सही कार्य करते हैं। मैं खुद व्यक्तिगत किसी की पैरवी करते हुए डिफीट खा गया अभी 4 दिन पहले 19 तारीख में, कि मेरी सही रिपोर्ट, सही घपला, उसके बावजूद भी मैं 1 साल से जिन लोगों को जेल में अंदर रखे हुए था और प्रशासन की कमी से, आईओ की कमी से, जो जांच कर रहे थे उनकी लापरवाही से वे बरी हो गए और उन्हें जेल से बाहर निकल गए। और मैं उनकी कॉपी निकाल के शिकायत भी कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा दुख हुआ मुझे, 2-3 दिन तक नींद नहीं आई कि मेरी ईमानदारी से मेहनत करने के बावजूद भी इन लोगों को जो वर्दी में तनख्वाह भी ले रहे हैं, इनकी लापरवाही से मैं डिफीट खा गया। तो मामला देखा हमने कि आपको धरने पर भी बैठना पड़ा, भूख हड़ताल भी आपने किया। उसका कारण यह है कि जांच पुलिस करती है और पुलिस जो चाहे वो लिख दे, वो उनकी मर्जी है, वही कोर्ट में पढ़ी जाती है। तो कुछ चीज़ ऐसी हैं कि जो हम लोग जहाँ बिल्कुल हाथ बंधे हुए हैं, हमें अब उस चीज़ को अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए फिर हमारे पास आंदोलन या किसी तरीके की बगावत करने के अलावा अपनी आवाज़ पहुँचाने का कोई ना कोई मंच जरिया देखना पड़ता है। तो इस कारण से वो भूख हड़ताल वगैरह की है। कारण क्या कि कोई आदमी आज की डेट में सुनने वाला किसी की नहीं है, उन्हें गरीबों की, लाचारों की कोई परवाह नहीं है। सर अभी हम देख रहे थे फेसबुक पे कुछ वीडियोज़ आ रहे थे हमारे साथ में, आज भी आप मंगलौर में रहे, बहुत सारे बसपा के नेता भी रहे, उनके साथ में भी आप कोर्ट में बैठना रहा, तो उसमें क्या मुख्य चर्चा चल रही है उसके क्षेत्र में? एक्चुअली में मंगलौर में ऐसा है, जो विधायक जी थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके लड़के जो उनके साथ रहता था, मोन्टू है, वो बड़ा होनहार लड़का है, और उसके जो बड़े भाई हैं जोनी, वो हमारे साथ एक अधिवक्ता रहे हैं। तो मेरा भी इस परिवार से कुछ टचमेंट था, और हाजी जी भी एक सही व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति थे। और उनकी मृत्यु के बाद आजकल का मुझे नहीं पता, पर मेरा व्यक्तिगत वो है कि जिंदे जी सब परवाह करते हैं, मरने के बाद कौन किसकी परवाह कर रहा है वो ज़रूरी है। कुर्सी को भी सब सलाम करते हैं, कुर्सी पे से हट जाने के बाद कौन किसको ध्यान दे रहा है, तो उसका ज़्यादा महत्व है। तो मेरी आदत है कि मैं कुर्सी पे बैठ के, मैंने आज तक मेरा किसी अधिकारी के साथ कोई फ़ोटो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है जिस टाइम वे रिटायरमेंट होंगे तो मेरे से ज़्यादा कोई उनको सम्मान नहीं करेगा। इसी प्रकार से मैं मंगलौर में एक दिन जाके गया था, तो मैं उस परिवार को कह के आया था कि मैं आप जब तक जिंदा हूँ आपके परिवार के साथ हूँ,
और हर अच्छे कार्य के लिए, सही कार्य के लिए मैं साथ खड़ा मिलूंगा। तो मेरी इच्छा है व्यक्तिगत कि विधायक जी का लड़का भारी मतों से जीते। और आज वहाँ पे पंचायती गया था मैं किसी कार्य से अन्य जगह, अब उन्होंने मुझे याद करा तो मैं वहाँ पे पहुँच गया। वो बात दूसरी कि उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी और शायद मैंने कुछ मंच पर बोला भी, मेरा चौथे पाँचवें नंबर पर उन्होंने मुझे मंच पर बुला लिया था, लेकिन मैं वहाँ की जो पब्लिक थी उसे यही कह के आया कि वो मृत्यु हो चुकी, अब इस लड़के को 2.5 साल का मौका देना चाहिए। यदि ये सही कार्य करेगा तो उसे अगली बार सोचना, नहीं तो उसे डिनाई कर देना, फिर उसको मौका मत देना। 2.5 साल सिर्फ परीक्षा के लिए मांगे हैं। अब उसमें टैलेंट होना चाहिए कि इन 2.5 साल में पब्लिक की नज़रों में पास हो जा, जो उसके विरोधी हैं उनकी नज़रों में पास हो जा, जो 2.5 साल बाद में चुनाव होवे उसे उसमें ज़्यादा और ज़्यादा वोट मिले। तो सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करके और उसके हर कदम में जहाँ उसे मेरे सहयोग की ज़रूरत है खड़ा होने का आश्वासन वहाँ की पब्लिक को देखाया हूँ। निरीक्षण आपने क्षेत्र का किया, आपको पता भी है कि एक मंगलौर एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर हाजी काजी की ही टक्कर चलती थी, यानी बसपा और कांग्रेस की भीड़ थी, बीच में भाजपा पार्टी का कोई वर्चस्व उसमें नहीं रहा। अभी आपके अनुसार क्या उसमें लगता है कि किसकी जीत होनी है, किसकी हार हो सकती है? देखो, काजी जी पुराने आदमी हैं, लेकिन मैं तो उनका सम्मान करता हूँ, मेरे व्यक्तिगत संबंध भी हैं, काजी जी से भी हैं, परिवार से भी हैं, लेकिन युवा है, युवा को मौका देना चाहिए और सहानुभूति भी होनी चाहिए। काजी जी तो एक पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के मैदान के, उनका प्रदेश मंगलौर में ही नहीं प्रदेश में भी वर्चस्व है और सेंट्रल में भी वर्चस्व है। सूचना तो यह है कि काजी जी अपने आप प्रत्याशी के रूप में भी उतर चुके हैं। नहीं, काजी जी प्रत्याशी के रूप में उतरे नहीं हैं ही कांग्रेस के प्रत्याशी काजी जी। जो लड़ाई वहाँ पे है वो काजी जी की और हाजी जी की ही है। मैं सिर्फ उस परिवार के साथ में इसलिए खड़ा हूँ, एक तो फिलहाल स्थिति ऐसी है कि मैं बसपा का ही हूँ फिलहाल की स्थिति में, जिस तरीके से लोग बाग मुझे देखते हैं, और वैसे भी कुछ मेरे जो ज़्यादा चाहने वाले हैं वो बसपा में ही हैं। तो मैं अपने आदमियों को छोड़ के, मैदान छोड़ के नहीं भागता अपने स्वार्थ के लिए, तो इसलिए मैं उनसे भी जुड़ा हूँ। और फिर वो एक यंग लड़का है, आने वाले भविष्य में अभी उसकी बहुत लंबी पारी है, तो मैं इसलिए उसके साथ खड़ा था। वकील साहब, हम एक खास जानकारी आपसे चाहेंगे कि बहुत सारी पार्टियां, भाजपा भी कांग्रेस में है, भाजपा का तो देखिए जलवा है हर जगह, आपने बसपा को क्यों सेलेक्ट किया? बसपा की विचारधारा से क्यों संतुष्ट है आप? अगर जब बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है तो मैं छोटी मछलियों में एक जहर का काम करने के मूड में हूँ, ताकि मुझे खाने वाला खुद समाप्त हो जाए। तो इसलिए मैंने छोटे को ही सोया। वे गले मिलते हैं, बड़े वालों के यहाँ तो सिर्फ उनकी हाजी में हाजी करनी पड़ती है, चाहे उनके गलत कार्य हों चाहे सही हों। यदि मैं इसमें कुछ झूठ बोल रहा हूँ तो आज की डेट में उत्तराखंड की, मैं सेंट्रल की राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं उत्तराखंड की राजनीति की बात कर रहा हूँ। जो हो रहा है वो आपको भी पता है, जो और पूरी पब्लिक को पता है। अगर जो खनन चली तो सारे पैसे कहाँ गए, कौन पकड़ा जा रहा है, कौन छूट रहा है, कौन अपराधी घूम रहे हैं, सबको पता है। किसकी क्या मजबूरी है, मुझे अधिकारियों की मजबूरी भी पता है। मैं किसी सही कार्य के लिए जाऊंगा तो किसी ना किसी का नेता का फ़ोन आ जाएगा, दबाव बन जाएगा अधिकारी पे, वो बेचारा विवश है। मैं अधिकारियों की भी गलती नहीं मानता, उसमें राजनेताओं की गलती है। अगर जो उन्हें किसी की सिफारिश भी करनी है तो अगर जो कोई गलत कर रहा है तो वो सॉरी मांगे, माफ़ी मांगे, अपने उस गलत कार्य को छोड़ दे। ठीक है, तुम सिफारिश करो लेकिन एक सही तरीके से करो, उसे समाप्त करवा दो विवाद को। अब ये क्या है कि एक आदमी फाइट कर रहा है, वो रोप भी दे रहा है, गलत होने के बाद भी वो हावी हो रहा है, तो वो गलत बात है। इसलिए मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि जो है सिर्फ कार्यकर्ता की ही बसपा में उसमें बीजेपी में चल रही है, और वे चंद आदमी हैं। और इसी का शिकार हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत जी, इसी चीज़ का वे शिकार हुए थे, क्योंकि वे भी चंद लोगों के बीच में ही शामिल होकर रह गए थे। आम जनता के दर्द को वे समझ नहीं पाए, ना ही उनके सामने उनके जो साथ में थे उन्होंने कभी बताया, जबकि उन्हें पता था। वकील साहब, अभी क्या मानते हैं आप, क्योंकि भी पहले भी चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा की हम बात कर लेते हैं अभी, क्योंकि लोकसभा का जल्वा देखने को मिल रहा है, अभी तैयारी भी हो चुकी है लगभग हर जगह पे। पिछले वाले अगर प्रत्याशी की बात करें, वैसे तो भाजपा का रहे, कितना आप संतुष्ट हैं उनसे? अभी तो यही क्लियर नहीं हुआ कि टिकट किसे किसे मिल रहा है। पहले वाले से आप कितना संतुष्ट है जो पहले रह चुके हैं?
पहले वाले से मैं क्या संतुष्ट होऊंगा? मेरा तो कोई काम उन्होंने करा नहीं। एक बार मैं 9 दिन भूख हड़ताल पर रहा था और उनके प्रतिनिधि ने ही आके मेरी भूख हड़ताल खुलवाई थी, ओम प्रकाश जगदम जी ने। वो शायद आप सब लोगों को पता भी होगा। वो मैं अधिवक्ता, क्योंकि मैं अधिवक्ता परिवार से हूँ, तो अधिवक्ताओं के लिए लड़ाई लड़ी थी कोरोना काल में, और मैं एक जंगल में ही अकेला 9 दिन तक भूख हड़ताल पे रहा था। कुछ मेरे साथी थे, लेकिन वो अकेले ने कदम उठाया, काफिला बनता चला गया। लेकिन आश्वासन देके किसी का व्रत तुड़वाना और उस आश्वासन को पूरा करने में बहुत डिफरेंस है। और वे लोग मेरी नज़रों में बिल्कुल फ्लॉप हो गए, जबकि ओम प्रकाश जगदम्बी जी भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस जिले की एक शख्सियत है। होटल, कॉलेज, पार्टी, सब चीज़ उनके संपन्न है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि किसी को आप कोई जुबान दे रहे हो तो उसे पूरा कराने का अधिकार भी आपका ही है। उन्होंने उससे बाद में मेरा भूख हड़ताल खुलवाने के बाद में कभी मेरे से पूछा भी नहीं कि संजीव तेरे कार्य में यह हो रहा है। उन्होंने मेरे 9 दिन खराब किए और मैं वे हमेशा याद रखूंगा। अभी कुछ बेलडा के कुछ लोग हमें मिले थे, थोड़ी सी बात प्रत्याशी को लेके की थी कि किस तरह का लोकसभा प्रत्याशी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें संजीव वर्मा जैसा प्रत्याशी लोकसभा में उतारना है, या फिर आप भी चाहेंगे कि प्रत्याशी के रूप में उभर कर आए? नहीं, प्रत्याशी बनना खाली बेलडा के लोगों की वजह से नहीं है, वो तो उनका प्यार है। अगर जो उन्होंने मेरा नाम लिया वो भी इसलिए कि उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल रूप से देखा है। जिस कारण कांड हुआ बेलडा का, उसमें वे पूरा गांव ही मेरे से परिचित हो गया। या तो उसमें से मेरे चाहने वाले बन गए या वे मेरे घोर विरोधी हो गए। उसमें 2 ही विकल्प हुए, प्लस और माइनस। उसमें तीसरा नहीं रहा न्यूट्रल वाला आदमी। तो एक पक्ष मेरे बहुत विरोधी है, अगर जो उनसे पूछोगे तो आप वे कहेंगे कि संजीव तो सबसे खतरनाक आदमी है, वो तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जिस पक्ष के लिए मैं लड़ा हूँ तो वो वाकई में मुझे दिल से चाहते हैं, ये मुझे खुद पता है। रही बात चुनाव लड़ने की या वो तो पब्लिक की बात है। पब्लिक जो चाहती है वही होता है। पब्लिक चाहे तो अर्श पर लुटा दे, पब्लिक चाहे तो फर्श पर लुटा दे। तो क्या आप चाहेंगे या फिर क्या कर सकते हैं? समय बताएगा। मैं आजकल क्या पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि मैं बड़ी ईमानदारी से मेहनत करने के बावजूद भी, पहले 5 साल पहले तो मेरी जो भी कप्तान आते थे वो एक मेरी जांच अवश्य कराते थे। न जाने कितनी फाइल खुली, लेकिन उन फाइलों में मैं कभी डिफ़ाल्टर नहीं पाया। मेरी कई कप्तानों से दोस्ती भी हुई, मेरी ईमानदारी की वजह से ही हुई। लेकिन लोगों की नज़रों में मैं बहुत गलत भी था। 5 साल में मैंने अपने आप को इतना सीमित करा और इतने जो मुझे पे आरोप लगाते थे मैंने उन्हें एहसास दिलाया कि तुम गलत हो, मैं सही था। वो मेरी बगावत मान लो या मेरे दिल पे जो चोट लगी वो मान लो। तो आज की डेट में ऐसा नहीं है कि अब वो पॉलिसी भी बदल गई उनकी भी, उन्हें भी पता लग गया कि संजीव यदि किसी की सिफारिश कर रहा है तो वो सही कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, मुझे हर जगह सम्मान भी मिलता है उस चीज़ का और मेरी बात सुनी भी जाती है। वो बात दूसरी कि किसी राजनेता के चक्कर में कोई अधिकारी डिफीट खा जा। अब ये पब्लिक के हाथ में है कि वो क्या चाहती है और फिर पार्टी है। अगर जो कभी ऐसी नौबत आई, कभी क्या अब तो 24 आ ही गया, मेरे ख्याल में 3-4 महीने के बीच में इलेक्शन भी हो जाएंगे। तो फिलहाल तैयारी कर रही हैं। एक वो हैं क्या नाम, मैडम भावना पांडे जी, एक हमारे जो युवा विधायक है खानपुर के, वो बहुत मेहनत से तैयारी में लगे हुए हैं। उमेश शर्मा जी, आज मैं लक्सर गया था तो मैंने देखा उनका एक रेडी पे भी प्रचार चल रहा था। और अब बीजेपी का तो अभी तक क्लियर ही नहीं है कि 4-5 आदमी दावेदार हैं। देखते हैं किसे होता है। कांग्रेस से शायद रावत जी होंगे, मैं कह नहीं सकता। तो मैं तो इनके बीच में कुछ भी नहीं। बस हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं इनके बीच में इतना हूँ कि मैं अपने से और अपने व्यक्तियों के लिए एक ईमानदार हूँ। और वो ईमानदारी प्रैक्टिकल रूप से, क्योंकि मैं लोकल में इनके बीच में रहता हूँ, इन सब लोगों को पता है। तो आदमी की इच्छा है, यहाँ आदमी के विचार हैं, कुछ भी व्यक्त कर सकते हैं। सर, जब चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले आदमी विचारधारा बताता है अपने कि मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए उसका। यानी मैनिफेस्टो की बात हम करें कि सबसे पहले अपने लोग निर्धारित करते हैं कि हम ये कराएंगे, यानी वादे हम की बात हम कर रहे हैं। आपका सबसे पहला काम क्या हो सकता है हरिद्वार के क्षेत्रवासियों के लिए? मैं वादे तो किसी के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक गाना बचपन में सुना था, वादे तो टूट जाते हैं। पर कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। अगर जो कभी ईश्वर ने मुझे किसी लायक बनाया तो नंबर 1 पर मैं भ्रष्टाचारी ख़त्म करूँगा ही नहीं, मेरा नाम सुन के भी शायद कुछ लोग बंद कर देंगे। ये मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है।
रही बात दूसरी कि जहाँ से बनूंगा उस परिवार से या उस जगह से सबसे पहले ऊपर उठाने की कोशिश करूंगा, वहाँ की समस्याओं को समाप्त करूंगा। और समस्या जितनी भी हैं मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, शायद मुझे खुद पता है। जहाँ से समस्या पैदा होती है मुझे उस चीज़ का भी पता है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी प्रैक्टिकल अभी तक 56 साल की एज होगी जी है तो। लेकिन हाँ, अगर जो मैं कभी ऐसा आया और ईश्वर ने ऐसी कृपा करी तो मैं पहले ही एक लेटर पर लिख के एक जगह फिक्स कर दूँगा कि आज की डेट में मैं इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, लेकिन खोलूँगा बाद में जब मैं उस मिशन में पास हो जाऊँगा। फिर मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं देने का कि इसमें से ये पहला नंबर का रह गया, दूसरे का या तीसरे का या चौथे का। वो मेरी कोशिश होगी और उस कोशिश के लिए मैं किसी भी हद से गुजर जाऊंगा। ये पब्लिक को भी पता है और मेरे साथियों को भी पता है कि मैं जो करता हूँ उसके लिए मैं बिल्कुल दिलो जान से करता हूँ और जुनून से करता हूँ। सर, जैसा कि हमने पढ़ा भी है, बहुत सारे हमने देखा कि सबसे पहली पार्टी ऐसी बसपा रही है जिसने बहुत सारे नेता उतारे हैं। अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि बसपा के बारे में आप कितना जानते हैं? मुझे लगता है आपको किसी ने कह दिया कि मैं बसपा से वो कैंडिडेट हूँ। बसपा में बहुत बड़ी लाइन है, मेरा कुछ वजह नहीं हो सकता है कि मैंने एससी समाज की लड़ाई लड़ी तो लोगों ने मेरा नाम पूरा रूप से जोड़ रखा है। और मैं भी नहीं मना करता कि मैं बसपा से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरे चाहने वाले सबसे ज़्यादा बसपा में हैं तो मैं भी उनका हूँ, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ चाहने वाले के लिए। रही बात राजनेता, बसपा में काफ़ी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि लाइन में कौन कौन है। अगर जो कोई मेरा नाम भी रख रहा है तो वो मेरा बहुत बड़ा हमदर्द, मेरा चाहने वाला होगा और मैं उसको इच्छाओं का वो पतन नहीं होने देने का, खरा उतरने की कोशिश करूँगा। लेकिन उत्तराखंड में क्या लगता है आपको, बसपा पार्टी जो है इतना अपना वर्चस्व दिखा पाएगी? हरिद्वार सीट पे तो 100%, और आगे कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर डिपेंड है। विधानसभा की बात हम करें, विधानसभा में यूपी के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं, उत्तराखंड में एक ही सीट है बसपा की। एक्चुअली में 2 किस्तों के सवार डूब जाते हैं, तो यूपी में जो हुआ था वो 2 किस्तों की वजह से हो गया था। डिसीजन में भी गलती हो जाती है, कभी कभी आदमी किस्मत में जो लिखा है वो ऐसी तरीके का रूप धारण कर लेता है, डिसीजन गलत हो जाता है। तो वो तो सपा का और जो बसपा का मिलन हुआ था तो उसमें थोड़ा सा हो गया। कांग्रेस भी थी मेरे ख्याल में, सबका था। मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं रहा, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हो गया वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है, मायावती जी बहुत सुलझी हुई हैं। आज की डेट में मैं टीवी पे सबको देख रहा हूँ, लेकिन उनकी कोई ऐसी स्पीच नहीं दिखाई दी जहाँ पब्लिक उनका विरोध करे या दूसरी पार्टी को उनके खिलाफ बोलने का अवसर मिले। क्योंकि आप अभी हम देख रहे थे कि बल्लेबाजी और गेंद के साथ में आप देखे गए भी नैनीताल हल्द्वानी में, नैनीताल में भी आप बल्लेबाजी करते दिखाई दे। युवाओं के बीच में, युवाओं के साथ में किस तरह से आप अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं? एक्चुअली में मैं बुजुर्गों की तो इज्जत करता हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी युवाओं के बीच में गुजारने की कोशिश करता हूँ और अपने अनुभव से जिन्हें भी कुछ सिखा सकूँ उसकी कोशिश करता हूँ। कोई सिखाने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई करके ही सिखाया, जीने का अंदाज भी यदि सिखा दिया तो मैं अपनी उसे सफलता मानता हूँ। और काफ़ी मेरे चाहने वाले युवा ऐसे हैं, मैं उन्हें बिल्कुल भाई की तरह देखता हूँ, दोस्त के रूप में, और मैं उन्हें मानता भी हूँ और वे भी मुझे मानते हैं। और उससे मैं अपनी जो है इच्छा शक्ति भी बढ़ाता हूँ और अपनी उम्र भी बढ़ाता हूँ। ठीक, बच्चों में रहूँगा तो यंग रहूँगा, बुजुर्ग जवानी के दिन फिर से याद कर लेते हैं। सोच के अनुसार ही आदमी की उम्र भी बढ़ती है। तो मैं आज भी अभी भी बैठा हूँगा तो युवाओं के रूप में बैठा हूँ। बाल उड़ गए तो इससे मतलब मैं ये बुजुर्ग नहीं हो गया, मैं युवाओं में बैठ के अपना आपको जवान महसूस करता हूँ। यानी आपके विचार ये है कि केवल आदमी शरीर से बुढ़ाते ना कि मन से? नहीं, मन से ही बुढ़ापा आता है, शरीर तो कुछ नहीं है। यदि मन चंगा तो कटौती में गंगा। बड़ी अच्छी लगी हमें आपकी बात है, यानी मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये हमारे साथ में एडवोकेट संजय वर्मा जी थे, अपना वर्चस्व भी है, गरीब जनता के मसीहा है। तो इनसे हम आपको फिर से मिलवाएंगे राही न्यूज़ के माध्यम से, फिर आपको हम रूबरू कराएंगे एडवोकेट संजय वर्मा जी से। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।